Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine. Now let's we start our new chapter, that is chapter number 7, circular motion and gravitation. Learning objects are introduction, uniform circular motion, centripetal acceleration, centripetal force, centrifugal force, banking of the rod, centrifuge, law of universal gravitation, gravitational constant capital G, mass of earth, value of G decreases with altitude, and artificial satellites. These are the learning objects of this chapter. The most important topics of these chapters are, by the definition, uniform circular motion, centripetal acceleration, centripetal force, centrifugal force, and the derivation point of view. That is, the main topics are law of universal gravitation, gravitational constant, and the mass of earth and value of G. Okay, this chapter is based upon the definition and derivation. Both are in this chapter. Now the topic number 1, 7.1 is based on the introduction of circular motion and gravitation. Okay, now we will come out our 7.2, that is the second topic of this chapter, is uniform circular motion. The definition of this topic is, when a body moves in a circular path with constant speed, it is said to be a described uniform circular motion. Means, now showing the 7.1, figure number 7.1 and 7.2 we will discuss about this topic, that is the if a body, मतलब कोई भी बॉडी अगर आपकी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसकी डेफिनेशन आप सिंपल यही वाले लिखेंगे जो मैंने हाईलाइट की हुई है, और इसके साथ जो फिगर बनेगी वो है 7.1 एंड 7.2. अकॉर्डिंग टू द वेक्टर पोजीशन, वो भी आपको डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है कि आपके पास v वेलोसिटी से कोई भी पॉइंट है वो मूव कर रहा है एट द सेंटर O, मेक्स एन एंगल थीटा. अगर वो इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाते हुए जो वो एंगल बना रहा है वो है उसका थीटा, और यहाँ से जो उसकी वेलोसिटी कंसिडर की जा रही है वो v है. एट पॉइंट P इसकी ये वेलोसिटी है, एट पॉइंट P डैश इसकी कुछ वेलोसिटी है. मतलब ये वेलोसिटी आपकी सेम चलेगी अगर ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है. ओके, इस चीज़ को कहाँ डिस्कस किया जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. इट इज़ जस्ट अ डेफिनेशन, और ये आप अपनी कॉपी में एज इट इज ये नोट डाउन कर लेंगे हेडिंग वाइज. ओके, विथ फिगर. नाउ द सेकंड टॉपिक इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये सेंट्रीपिटल, इसको हम फोर्स पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज कंसिडर अ बॉडी मास m मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v अराउंड अ सर्किल ऑफ अ रेडियस r. पहले हमने इस बॉडी का डिस्क्राइब किया कि एक बॉडी है जो पॉइंट P के ऊपर मूव कर रही है, और उसका जो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसके साथ जो रिलेट करता है वो आपका एक्सेलरेशन भी उसमें प्रोड्यूस हो रहा होगा. यूनिफॉर्म स्पीड है v है, और जो मास है उसका बॉडी का हमने क्या कंसिडर किया है? m. इन फिगर 7.3, एट एनी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एज द बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. The direction velocity is continuously change, it has an acceleration. मीन्स अगर आपका जो भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड में मूव कर रहा है, तो वो अपनी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली टेंजेंट जो है, अगर ये इसका अगर परपेंडिकुलर कोई भी हम लेते हैं फासला, तो उसको क्या किस चीज़ में कहा जाता है? टेंजेंट. इसके रिस्पेक्ट से ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? वेलोसिटी टेंजेंट टू द स्पीड इज वेलोसिटी v, एंड इसके नतीजे में जो हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहा होगा एक्सेलरेशन, उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाएगा? ए से. ठीक है, पॉइंट O से आपके बॉडी तक का फासला जो है वो रेडियस r है, और जो उसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट जो स्पीड उसकी दे रखी है वो v है, और जो एक्सेलरेशन उसके नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पॉइंट वो है आपका स्मॉल a. जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है चीज वो क्या है आपके पास? वेलोसिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इट्स ओन डायरेक्शन कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. मीन्स आपके पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, अगर उसकी डेफिनेशन से आपके पास देखा जाए
तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है उसके नतीजे में जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी, तो उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाय द मैग्नीट्यूड, हम इसको किस तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका किस तरह जाहिर करते हैं, ए सी, स्मॉल ए सी मीन्स आपके पास जो सी है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, और वो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर ओवर आर। ये मेन डेफिनेशन जो हमारे पास एक्सेलरेशन की थी उसी को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वर्ड्स में, जो क्या बताता है, इट कैन बी शोन दैट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is equal to the square of the speed divided by the radius of the circle. The magnitude of this acceleration is given by, अब जो इसकी मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो हमें किसके नतीजे में मिलेगी, ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। आपके पास वी स्क्वायर क्या है, स्पीड का स्क्वायर, और हमारे पास नीचे जो आर है वो क्या है, रेडियस, जो हमारे पास पॉइंट 0 से लेके जो हमारे पास बॉडी तक का रास्ता, जो सर्कुलर पाथ जो हमारी बॉडी मूव कर रही है उस तक का रेडियस क्या कहलाता है, आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाय द डेफिनेशन वी राइट द फ्रॉम पेज नंबर 109 and the figure is 7.3 and the mathematical representation of centripetal acceleration is in page number 110. Okay, now this is the mathematical expression of this topic. AC equals to V square over R and centripetal acceleration is equals to speed square over radius. Now we will discuss 7.4, that is the centripetal force. The centripetal acceleration we will discuss in our above lecture. Now we will discuss about what is centripetal force. By the definition, the force which acts towards the center along the radius of a circular path on which the body moves with a uniform velocity is called centripetal force. Means आपके पास वो force जो center towards the center means center की तरफ से radius of the circular path, जो भी आपका रेडियस सर्कुलर पाथ का जो भी रेडियस है, अगर उसके टूवर्ड्स मीन्स टूवर्ड्स द सेंटर आपके पास बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपकी फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल मूव कर रही है तो आपकी जो वेलोसिटी होगी, आपकी जो फोर्स होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और जो फोर्स होगी वो आपकी कैसी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। Now from the mathematical representation we will discuss that from Newton's second law of motion we have F equals to ma। आप सबको पता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma। ए हमने किस चीज को चेंज कर दिया है, ए सी के अंदर। क्यों किया है, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। दोनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिंबल लगाने पड़ते हैं। तो हमें हम किस तरह जानेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसका सिंबल चेंज करेंगे F इक्वल्स टू एम ए सी में। ए को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए सी में, वेयर ए सी इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स F। Substituting the value of AC in above equation, we have centripetal acceleration. Means अगर मैं यहाँ पे F की जगह पे ma लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma। अगर मैं F की जगह पे ma की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास m और m कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास चीज बचेगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, दैट इज AC इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r। ये आप एक स्टेप अलग से करेंगे कि आप फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके बताएंगे। पुट करने के बाद जब आप m को m से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि AC इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r। ओके, आप सिंपल इस टॉपिक का सवाल क्या बनाएंगे कि डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके साथ क्या आप क्या लिखेंगे, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सप्रेस द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब आपकी डेफिनेशन आपके पास जो ऊपर हाईलाइट हुए हुए वो एज अ डेफिनेशन जाएगी, और नीचे जो आपके पास आया हुआ वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका। ओके, अगर आपके पास मांगे कि आप इसकी कोई एग्जांपल दीजिए सर्कुलर मोशन के साथ या बताइए, तो आप पूरा ये पैराग्राफ जाएगा, साथ में इसकी
डेरिवेशन भी जाएगी, ठीक है, फ्रॉम द जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको नीचे हाईलाइट किया है वो भी जाएगा। ओके, इसके साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे, वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने पहले क्या चीज डिस्कस करी, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। जो भी आपके पास जो मूविंग बॉडी है, अगर वो सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, अगर उसका फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है तो वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। अब देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस, when a body is moving along circular path, it has a tendency to move along the tangent, but a force is acting on it directed towards the center of the circle. It keeps the body to move in a circle called centripetal force. मीन्स अगर आपके जो भी बॉडी का जो भी सेंटर पार्ट है, अगर उसकी तरफ से आपके पास से दी जाए फोर्स, जो सेंटर की तरफ से आपके पास जो फोर्स प्रोवाइड की जाए और आपका जो मूविंग बॉडी है वो मूव करने की हालत में हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, there must be a reaction force directed away from the center of the circle and is equal to the magnitude but opposite to centripetal force called centrifugal force. अच्छा, जो towards the center of the circle होता है, towards the center of circle, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें आपके पास जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। अगर जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी फोर्स, मीन्स अगर आप इसकी एग्जांपल ये लीजिए कि अगर आप एक स्ट्रिंग को या धागे को आप किसी पत्थर से बांधते हैं, ठीक है, उसका जो फोर्स वाला पार्ट होता है, अगर वो मैं सेंटर, क्योंकि अगर मेरे हाथ में आप जो भी पकड़ेंगे तो उसका जो सेंटर पार्ट होगा वो आपका हाथ हो जाएगा, ठीक है, जहां से आप उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो आपकी मूविंग बॉडी है वो आपका पत्थर है जो सर्कुलर पाथ मूव करता है, ठीक है, एक सर्कल में मूव करता है आपका, अगर आप उसको फोर्स दें तो वो वाली क्या चीज होती है कि आपके पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आती है वो चीज, ठीक है, क्योंकि आप उसको कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके सेंटर से आपके पास जो फोर्स आ रही है वो आपको आपकी बॉडी को सर्कुलर मूवमेंट दे रही है, ठीक है। इस चीज ऐसी फोर्सेस को क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक इज, व्हेन अ stone at the end of the string wire to keep the stone in circular motion. वही मिसाल जो मैंने अभी आपको दी, यही बुक में आपके पास गिवन है कि अगर आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांधेंगे और उसको अगर आप मूव करवाएंगे तो आपका जो सेंटर ऑफ द पॉइंट होगा वो आपका क्या है, हाथ, जिसमें से आप उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पुल करने के लिए या उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए। ओके, नाउ दिस इज द फिगर 7.5. This shown by the figure number 7.5. According to third law of Newton motion, the stone reacts and exerts an equal force outward on the hand. The outward force on the hand is called centrifugal force. Means आपके हाथ की तरफ से जो आउटपुट फोर्स जा रही है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, जो वो होगी आपके जो हैंड की तरफ से आउटवर्ड फोर्स जो जा रही है उस फोर्स को क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो फोर्स जो इसको एक्सर्ट करती है, जो इसको निग्लेक्ट करती है, वो कौन सी हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन पेज 111 मीन्स 111 एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस
Now the second 7.8 topic is of this chapter is law of universal gravitation. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है? जो आपके पास ग्रेविटी है अर्थ की, उसके पास जो हमारे पास दिया गया था कि वो क्या चीज़ है जिससे हमारे पास एक कांस्टेंट वे में चीज़ें मूव कर रही हैं, तो वो किसने पेश की थी? देखते हैं हम इस टॉपिक में. द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर इसाक न्यूटन इन द ईयर 1686. मीन्स आपके पास जो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जब डिस्कवर किया है न्यूटन ने, न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर इसाक न्यूटन. और ये कब दिया गया लॉ? 1686 में. According to Newton, this law is true not for only the heavenly bodies, but it is also true of any two bodies in this universe. आपके पास जो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सिर्फ हेवनली बॉडीज के लिए नहीं दिया गया. मीन्स आपके पास जो भारी बॉडीज हैं या दो जो भारी बॉडीज हैं उनके लिए नहीं दिया गया, बल्कि ये उनके लिए भी ट्रू है जो आपस में एक दूसरे के साथ इवनली नहीं है. मीन्स अगर आपके पास एक हेवनली बॉडी है तो दूसरी आपके पास अगर थोड़ी कम भारी है तो उसके साथ भी ये वाला लगेगा लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. बाय द डेफिनेशन ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के मुताबिक this law is true not for our heavenly bodies, but it is also true of any two bodies in this universe. According to this law, every body in this universe, ये जो inverted comma से शुरू है, basically ये यहाँ से law इसका शुरू है, जो हमारे पास definition में आएगा. मतलब सारी चीज़ें हमारे पास line by line आएंगी कि law, सबसे पहले आप heading डालेंगे law of universal gravitation, उसके बाद आप heading डालेंगे डेफिनेशन की. डेफिनेशन वो क्या बताता है, लॉ क्या बताता है हमें, स्टेटमेंट कह लें, स्टेटमेंट की हेडिंग डाल लें या डेफिनेशन की. स्टेटमेंट की डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम आगे डेरिवेशन पे करेंगे. डेरिवेशन पे जब भी हम बात आते हैं तो जो आपकी मेन हेडिंग होती है वो आती है आपके पास स्टेटमेंट, कि आपके पास साइंटिस्ट कह क्या रहा है, उसने कौन सा लॉ पेश किया. तो ये जो वर्डिंग जाएगी आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ से जो आपके पास वर्डिंग जाएगी उसके शुरू में आप क्या डालेंगे, स्टेटमेंट की हेडिंग. स्टेटमेंट के बाद आप ये चीज लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स. हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स. किस फोर्स के जरिए? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मीन्स उन दोनों मासेस का प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लायर. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लायर एंड इनवर्सली मीन्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब ये डिस्टेंस कौन सा है? जो आपका सेंटर ऑफ द बॉडी से पॉइंट ऑफ द बॉडी तक, मीन्स आपका जो रेडियस है वो आपका क्या है? डिस्टेंस. इस बॉडी का भी डिस्टेंस और इस बॉडी का भी डिस्टेंस, इसका भी आर और इसका भी आर, दोनों का रेशो क्या बनेगा? आर स्क्वायर, जो आएगा आपके पास डिवाइडेड फॉर्म में. मीन्स आपके पास m1 है, m2 है, r है और इसका भी r है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर. और जबकि इसका मास क्या है? m1. बॉडी A का क्या है मास? m1. बॉडी B का मास क्या है? m2. नाउ अब आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप ये बताना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे कि कंसिडर टू बॉडीज A एंड B. आपने कंसिडर करी बॉडी A और बॉडी B. मासेस m1 एंड m2. मासेस क्या है उनके? m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली. मीन्स रिस्पेक्टिवली A का मास m1, B का मास m2. दैट आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों आपस में किस तरीके से अटैक कर रहे हैं? विद द रेडियस r. ठीक है, एज शोन इन फिगर नंबर 7.8. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के डेफिनेशन के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय बॉडी A ऑन बॉडी B इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स. इन दोनों पे लगने वाली फोर्स जो है वो बराबर है, लेकिन
एक की डायरेक्शन दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, दोनों की जो मासेस हैं वो तो सेम है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है, जो फोर्स है, वो एक की रिस्पेक्ट से दूसरे की क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोनों आपस में अपोजिट टू द डायरेक्शन है फोर्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स आपके पास दोनों पास बराबर जा रही है M1 और M2, लेकिन आपके पास बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 विच इज द मास ऑफ द बॉडी 1 एंड बॉडी B। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मासेस के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, रेडियस का स्क्वायर, मींस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ बॉडीज। ठीक है, जब F1 आपके पास इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वही फोर्स आपके पास इस चीज के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के नतीजे में हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको करने के बाद हमारे पास, अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट किस तौर पर आएगा, G। कांस्टेंट के तौर पे जो हमारे पास लिखेंगे वो है हमारे पास G। F इक्वल्स टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर, वेयर G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो गिवन करिए किस तरीके से, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट G डिपेंड्स ऑन द यूनिट पे डिपेंड करती है, इन विच फोर्स, मास एंड डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड, जिसमें फोर्स भी आपके पास गिवन है, मास भी दिया जा रहा है और डिस्टेंस को भी शो किया जा रहा है। ठीक है, उसकी जो हमारे पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास निकलती है वैल्यू वो क्या निकलती है, जो कैपिटल G की वैल्यू है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, नीचे वाली जो आपके पास दे रखा है -8 में जो वैल्यू दे रखी है वो इतनी यूज नहीं होती, मतलब हम अमूमन जो है वो मीटर में बात कर रहे होते हैं, न्यूटन मीटर में, फोर्सेस में बात कर रहे होते हैं मीटर में, और केजी में बात कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादातर ऊपर वाली वैल्यू ही कंसिडर करते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू भी है वो डाइन्स पर मीटर, डाइन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, लेकिन हम फोर्स को किस चीज़ में डिनोट करते हैं, हम हमेशा न्यूटन में ही ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है। एन डिनोट क्या कर रहा है आपके पास, न्यूटन को, एम आपके पास मीटर है, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, केजी स्क्वायर। ओके, नाउ these are the topics of this lecture. First we discuss the definition of uniform circular motion. इसकी हमने डेफिनेशन दी विद फिगर। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आया वो हमारे पास आया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन दी है विद डेफिनेशन दी है। ठीक है, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, साथ में फिगर भी हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट भी गया है और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, जो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से शुरू होती है, वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हमारे पास जो हमने इसको एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल, वो पेज नंबर 111 एग्जाम्पल 7.2 को हमने एज अ एक्सप्लेनेशन कंसिडर किया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी भी हमने स्टेटमेंट दी हुई है, पहले स्टेटमेंट है, उसके बाद उसकी यही आपके पास एक्सप्लेनेशन भी है, स्टेटमेंट भी है। ठीक है, इसके बाद जो आएगी आपके स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहाँ से शुरू है आपके पास, डेफिनेशन तो ये है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग से आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये आपकी आती है डेफिनेशन। उसके बाद आएगा इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। अच्छा, जहाँ पे भी ये वर्डिंग आपको नजर आए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ या कोई भी साइंटिस्ट का नाम आए, तो वहां से उसकी क्या शुरू हो जाता है, उसका स्टेटमेंट, कि उसने दरअसल इस टॉपिक के बारे में स्टेटमेंट क्या दी थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एक्सप्लेनेशन इन पेज नंबर 112 विद फिगर। लास्ट में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो है आपका लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसका हमने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट देने के बाद हमने एक्सप्लेनेशन दी, एक्सप्लेनेशन के बाद हमने पूरी इसकी डेरिवेशन बताई है। ठीक है, कि आया हमारे पास जो इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन या स्टेटमेंट
हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है। तो ये सेम एज इट इज आपके पास काम जाएगा विथ फिगर 7.8, जितना भी मैंने हाईलाइट किया। आखिर में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, जी की, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, आपके पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसकी तो खाली आपके पास डेफिनेशन जाएगी, ठीक है, आप उसको सिंपल उसकी हेडिंग डालेंगे, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका आप सवाल इस तरीके से बनाएंगे कि डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड स्टेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब आपके पास अगर डिफाइन करने को आए या स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो सेम चीज आप ये देंगे, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ आए या डिफाइन करने के लिए आए विद एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन, तो ये पूरा टॉपिक एज इट इज आएगा जैसे मैंने आपको लेक्चर में अभी बताया है, ठीक है, इन दोनों वर्डिंग के साथ। मतलब यही चीज आपके पास ऐसे ही सवाल आएगा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का, और इसी तरीके का सवाल आएगा आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कि आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा होगा और एक्सप्लेनेशन बताने को कहा जा रहा होगा विद फिगर, ठीक है। जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का टॉपिक है उसका भी सवाल ऐसे ही जाएगा कि स्टेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्या सवाल होगा, स्टेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपके पास फिगर भी आएगी और ये आप पूरा उसको ड्राइव करके दिखाएंगे। ओके, नाउ वी वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।